नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आपको पता है ग्रुप डी का एग्जाम डेट है, 2 महीने बाद लगभग आपका एग्जाम होने वाला है और आपने अच्छे तरीके से यदि सिलेबस कवर कर लिया है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अपनी जो सीरीज चल रही है रेलवे के PYQ, ये जो आपको बुक्स दिख रही है, रेलवे 2016 से 24 तक जो एग्जाम हुए हैं, साइंस की 4000 चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक की स्मार्ट बुक है। कैसे स्मार्ट बुक है, आप ये पूरी जो सीरीज आगे तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे ना, जितने भी चैप्टर है साइंस के वो सारे लगभग इंक्लूड हैं और इनके PYQ के क्वेश्चंस हैं। और अपन फिलहाल देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, कोशिका अनुवांशिकी एवं विकास। और जिसको भी ये बुक परचेज करना है, आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए, अपन ने इस स्मार्ट बुक में अब तक 50 क्वेश्चंस किए हैं, वो इस अध्याय फर्स्ट के किए हैं। अब फिलहाल अपन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे सवाल नंबर 51 से, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हो तो PYQ के सारे आपको मॉक मिल जाएंगे। रेलवे के 2024 के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके भी आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो TTG के कूपन कोड यूज कर लेना। आपको अभी ऑफर चल रहा है, उसका डिस्काउंट का लाभ भी मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी में जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो गया, उसके अतिरिक्त आपका SSC की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, आपके स्टेट एग्जाम्स की कर रहे हो, टीचिंग की आप तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड TTG के। प्रश्न यहां पर कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका को जब भी ऊर्जा की आवश्यकता रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनिन एक जो आप कह सकते हो नाइट्रोजन युक्त क्षारक है, बेस है, ठीक है। और ट्राई यानी 3 फॉस्फेट के यहां पर समूह हैं, 3 फॉस्फेट के समूह हैं। और इन फॉस्फेट के समूहों के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड होता है वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी कोशिका को, तो फॉस्फेट का एक बंध टूटेगा। अब जब एक बंध टूटेगा तो उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। जैसे कि पहले ATP था, एक बंध टूटने के बाद वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ट्राइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट समूह का एक फॉस्फेट चला जाएगा तो डाइफॉस्फेट हो जाएगा। और यहां पर इस बंध के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यही ऊर्जा काम में आती है। जिस प्रकार आप करेंसी को काम में लेते हो, रुपये को काम में लेते हो, उसी प्रकार से वस्तु को खरीदने में, उसी प्रकार से यहाँ पर कोशिका में जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्या काम में लिया जाता है? ATP को लिया जाता है। टेक्नीशियन 2024 में पूछ लिया। देखते हैं इस सवाल को कितने कैंडिडेट ने स्किप किया है, कितने करेक्ट किया है। और तो यहां पर इन्होंने स्मार्ट उत्तर कुंजी दी है। आप देखेंगे सवाल नंबर 51 में C करेक्ट किया है 86% कैंडिडेट ने, और 10% ने इसको स्किप कर दिया, बाकी ने गलत किया है। और 8 सेकंड में इसका TTA है, यानी आपको आंसर करना 8 सेकंड। इस प्रकार प्रत्येक सवाल में आप देख पाएंगे लास्ट में स्मार्ट उत्तर कुंजी, और उसके बाद सवालों का एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आप देख पाओगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर सूचीबद्ध कोशिकीय कोशिकांगों में से कौन से केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो इनमें पादप कोशिकाओं की बात हो रही है। तो एक तो आपका ऑप्शन दे रखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, केवल पादप की बात हो रही है। और देखते हैं, प्लास्टिड दे रखा है, गोल्जी उपकरण, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम। अब देखिए, केवल पादप कोशिका में एक तो आपके कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका भित्ति ऑप्शन E हो जाएगा। तो E आप देख पा रहे हो इसमें है, तो डायरेक्टली आप ये C टिक कर देंगे। टेक्नीशियन 2024 में यहाँ बी आपके है प्लास्टिड, हरित लवक, ये भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा। हरित लवक जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हो, इसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये आवश्यक है। अब तीसरी चीज यहाँ पर रिक्तिकाएं, जिसे आप कहते हो रसधानी, बड़ी रसधानी। यहाँ पर रिक्तिका के स्थान पर होना चाहिए बड़ी रसधानी या फिर बड़ी रिक्तिका, क्योंकि छोटी रसधानी है ना, वो तो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ी रसधानी है जो कोशिका का 90% भाग कवर करती है। इसमें रस, पानी, खनिज, शर्करा, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर BDE आप करेक्ट कर देंगे। अब आपको पूछ ले केवल जंतु कोशिका में, सवाल पूछा जाता है केवल जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग है, तो सेंट्रियोल आप बोलते हो, ठीक है। सेंट्रियोल, तारकाय, ये केवल जंतु कोशिका में है। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी कम पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जंतु में ज्यादा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से
किसके अलावा एकल कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है? एकल कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, इस सवाल का मतलब समझेंगे नहीं। यानी कौन सा एक कोशिक के जीव है? एकल कोशिका, यानी एक कोशिका से ही पूरा जीव बन रहा है। तो एक कोशिक के जीव कौन सा है? तो आप सभी को पता है, एक कोशिक के जीव में निर्माण कर सकती है। किसके अलावा पूछा है। अब यहाँ पर कैंडिडेट जल्दबाजी में टिक कर देंगे, भाई अमीबा एक कोशिक है, ये कर सकती है। किसके अलावा? बाकी सभी कर सकते, वो नहीं कर सकता। राइजोपस नहीं कर सकता है। राइजोपस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा जो फफूंद होती है, ये बहुकोशिकीय फफूंद है, ठीक है, कवक है, फफूंद है, बहुकोशिकीय। बाकी जीवाणु है, क्लेमिडोमोनास है, अमीबा है, ये सभी एक ही कोशिका है इसकी, और इस एक ही कोशिका से पूरा जीव बनता है, ठीक है। तो अमीबा जो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है, और क्लेमिडोमोनास है, ये आपका एक कोशिकीय शैवाल है। उसके बाद जीवाणु आपका एक कोशिकीय है ही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर, जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटेंगे तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो रहा है, तो एक टुकड़ा उससे पूरा जीव बन रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है रीजनरेशन, पुनर्जनन कहा जाता है। यानी कई टुकड़ों में काटेंगे, हर टुकड़ा एक नया पूर्ण जीव विकसित करेगा। अब यहां पर आपके विखंडन दे रखा है, ठीक है, खंडन जैसे आप कहते हो, तो ये स्पाइरोगायरा में रहता है। ये भी सवाल आता है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में, ठीक है, ये खंडन पाया जाता है। और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है। प्लेनेरियम आपने पुनर्जनन देख लिया है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और बाइनरी फिजन है, ये अमीबा, बैक्टीरिया, इनमें पाया जाता है बाइनरी फिजन, द्विखंडन, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो यीस्ट में, हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं में, इस सवाल को आप देखेंगे, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांग, सभी कोशिका द्रव्य कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं? नहीं, सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। राइबोसोम वगैरह हैं, ये एक दो कोशिकांग ही होते हैं, और केंद्रक भी अस्पष्ट होता है, ठीक है, यानी उसकी केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, केंद्रकाय कहते हो उसे आप। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती नहीं होती है। आपको पूछा कौन सा कथन सत्य है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक में तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, अनुपस्थित की बोल रहा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती है, विकसित नहीं होता है केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल नंबर 56। तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तालाब के पानी में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की थी दोस्तों ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जैसे आप कहते हो, 1674 में की थी मुक्त जीवित कोशिकाएं, सूक्ष्म जीव इन्होंने देखे थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसकी खोज की थी? कॉक में, ठीक है, कॉक में मृत कोशिकाओं की थी, मृत कोशिकाओं। और जीवित एक तरीके से मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज है ना, इनके लगभग आप देखेंगे 9 साल बाद होती है, और वो की है ल्यूवेनहॉक ने। किसमें की है? तालाब में मुक्त जो पानी में जीवित कोशिकाएं हैं, और मृत कोशिका की कॉक में की है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1871 में केंद्रक की खोज की है, ये केंद्रक की खोज है। विर्चो ने इससे पहले भी इस वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने कहा था कि कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है, कोशिका कोशिका से ही बनती है, एक कोशिका से फिर मल्टीप्लाई होकर और कोशिकाएं बनती है, विर्चो ने कहा था। नेक्स्ट अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों के पारगमन का नियंत्रण करना, यानी इसे आप बोलते हो चयनात्मक पारगम्यता। कोशिका के अंदर बाहर कौन से पदार्थ को आने देना है, कौन से को नहीं आने देना है, तो चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है कोशिका झिल्ली में, ठीक है। बाकी प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होता है? प्रोटीन संश्लेषण आप कहेंगे राइबोसोम में, या फिर जो RER यहां पर भी होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण कहां पर होता है? DNA, जो केंद्रक में, ठीक है। और DNA और आपको कहां पर मिलेगा? जैसे DNA इससे पहले अपन देख चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, और प्लास्टिड में मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का DNA और राइबोसोम होता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्यी रेशों को किस रूप में जाना जाता है?
तो ये आपके हो जाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा या फिर इसे जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे विकल्प डी करेक्ट है, जीवद्रव्य तंतु हो जाएगा। ये आपका विकल्प डी करेक्ट है। यानी पादप कोशिकाओं के बीच जो जीवद्रव्य तंतु होते हैं ये पदार्थ विनिमय के एक तरीके से जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन का काम करेंगे, तो इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। और कोशिका का कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? एटीपी ऊर्जा, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिक की श्वसन होता है, कोशिक के श्वसन के दौरान, ठीक है, कोशिक के श्वसन के दौरान एटीपी मुख्य उत्पाद बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए तो पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम है, ये तो पाचन का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और अंतःप्रदेवी जालिका है, ये एटीपी का जो उत्पादन स्थल नहीं, ये तो परिवहन का काम करेगा, ठीक है, परिवहन का, पैकेजिंग। नेक्स्ट है, कोशिक के जीव विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्यूडोपोडिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्यूडोपोडिया का हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे, कोशिका झिल्ली के अस्थायी उभार का उपयोग गति और पोषण के लिए किया जाता है। कोशिकाओं की सतह पर स्थायी संरचनाएं जो गति और श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। स्यूडोपोडिया में स्थायी नहीं होती। विशिष्ट कोशिकाएं जो कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न नहीं। कठोर संरचनाएं जो कोशिका को यांत्रिक क्षति, ऐसा भी नहीं। कोशिका झिल्ली पर यह होता है स्यूडोपोडिया। कोशिका झिल्ली के अस्थायी उभार होते हैं, ये फिक्स नहीं होते। गति के लिए स्यूडोपोडिया का उपयोग गति और पोषण के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए स्यूडोपोडिया का उपयोग किया जाता है। तो ये स्थायी संरचना नहीं है, स्यूडोपोडिया क्षणिक होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सवाल नंबर 61। हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल कौन सा है? हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल है दोस्तों डीएनए। कौन सा अम्ल है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मनुष्य सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में रहता है, आनुवंशिक पदार्थों के रूप में मौजूद रहता है। और ये आप देखते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये रासायनिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवंशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य, तो वंशावली विश्लेषण का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी किसी परिवार के भीतर पीढ़ियों के पार विशिष्ट लक्षणों की वंशानुगतता। जैसे काफी बार होता है ना, पूछते हैं डॉक्टर कि आपके परिवार में तो किसी को शुगर नहीं है, किसी को कैंसर पहले नहीं हो रखा है, क्योंकि चीजें जेनेटिक होती है। और यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है पीढ़ियों में वंशावली विश्लेषण का, और ताकि पता चल सके आनुवंशिक जानकारी का अध्ययन किया जाता है। बीमारी की वंशानुगत प्रकृति और उसके प्रचार को समझने के लिए यह अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट अपना हो जाएगा सवाल नंबर 63। लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? लक्षण दोनों माता पिता से, इससे पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, एएलपी 2024 में भी रिपीट हुआ सवाल। पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए दोनों से, ठीक है, पैतृक दोनों माता पिता या दादा दादी के डीएनए द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब हमारे जो लक्षण है ना, माता और पिता दोनों से प्राप्त डीएनए पर निर्भर रहते हैं। कभी कभार दादा दादी से आए हुए जीन भी अप्रत्यक्ष रूप से पीढ़ी में आ जाते हैं। श्रम विभाजन निम्न में से होता है। श्रम विभाजन एएलपी 2024 में आ चुका है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन किसमें होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। आप कहेंगे बहुकोशिकीय तो आपने पढ़ा है, लेकिन एक कोशिकीय में भी होता है क्या? एक कोशिकीय में जो श्रम विभाजन होता है वो कोशिकांगों के बीच होता है। कोशिकांगों के बीच का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया का अलग कार्य है, ठीक है, जैसे ऊर्जा उत्पादन है। राइबोसोम का है प्रोटीन संश्लेषण है। केंद्र का आनुवंशिक जानकारी का है। रसधानी का भोजन का पाचन या संग्रहण है। तो ये सभी कोशिकांगों के स्तर पर श्रम विभाजन होगा एक कोशिकी में। श्रम विभाजन एक कोशिकी में होता है, लेकिन कोशिकांगों के स्तर पर होता है। और बहुकोशिकीय जीव में आप देखेंगे तो कोशिका अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग उत्तक अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये बहुकोशिकीय में तो होता ही होता है, और एक कोशिका में भी ध्यान देना है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किसमें? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, न तो सुकेंद्रकी और न ही प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में। देखिए, प्राकेंद्रिक यानी प्रोकैरियोटिक, सुकेंद्रकित यानी यूकैरियोटिक। तो केवल सुकेंद्रकी कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी झिल्ली होंगी कोशिकाओं में, वो होगी यूकैरियोटिक में। दोनों में नहीं होगी। केवल प्राकेंद्रिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते ही नहीं, तो केवल सुकेंद्रकी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सॉरी, इस सवाल को अपन ने गलत समझ लिया है।
अनुपस्थित का पूछा था, अपन ने समझ लिया उपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग है यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं, लेकिन पूछा अनुपस्थित किस में होते हैं, अनुपस्थित होंगे केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक में ये प्राकेंद्रकित यानी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। या अनुपस्थित का पूछा है तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने प्रतिपादित किया है? प्रोटोप्लाज्म शब्द, तो इसी प्रोटोप्लाज्म को आप जीव द्रव्य भी कहते हो, जीव द्रव्य। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो साइटोप्लाज्म होता है यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है इस प्रोटोप्लाज्म में। एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य आप कहेंगे। तो कोशिका द्रव्य है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का लिक्विड पार्ट है। तरल जो केंद्रक में होता है वो आपका केंद्रक द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो भी जीवित भाग है इसे आप जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। ये शब्द किसने दिया था? प्रुकिंजे ने दिया था, क्योंकि आपको पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया है कहीं ना कहीं, और कोशिका कोशिका से बनती है विर्चो ने कहा था। ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने एक तरीके से केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक कोशिकांग का पूरा नाम क्या है? जो वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में सहायता, स्मूथ है तो वसा अणुओं का और रफ है तो प्रोटीन का, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा इसका फुल फॉर्म क्या है SER का? तो SER है स्मूथ है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका हो जाएगी, ठीक है, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। ALP में आ चुका ये भी इजी सवाल। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ये पादप कोशिका रिपीट हो रहा, हरित लवक हो जाएगा। केवल पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। बाकी आप देखेंगे लयन का लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये दोनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? अब देखिए आपको पता है कि प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन बनाई जाती है एक तरीके से RNA द्वारा। RNA सूचना वाहक है लेकिन स्रोत यहां पर DNA है। ध्यान देना, प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत है। सूचना कहां से आ रही कि प्रोटीन बनाना चाहिए? तो ये अम्ल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA जीन के रूप में सूचना रखता है, जीन के फॉर्म में सूचना रखता है, और RNA के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन कैसे प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोड वगैरह कौन रखेगा? DNA रखेगा। तो स्रोत है इंफॉर्मेशन का DNA। काम RNA भले ही करेगा प्रोटीन का, लेकिन ये सूचना DNA मूल स्रोत है और RNA सूचना वाहक कह सकते हो। और राइबोसोम प्रोटीन बनाने का स्थल है जहां पर प्रोटीन बनाया जाता है। तो ये सूचना स्रोत नहीं राइबोसोम, तो ये स्थल है, राइबोसोम हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जीवों की मूल इकाइयां क्या है? जीवों की मूल इकाई यानी कोई भी जीव है वो किससे बना है? कोशिकाओं से। मकान अपन ईंटों से बनाते तो अपना शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से बना है। तो ये जीवों की मूल इकाइयां हो जाएगी। सवाल है कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए चैनल का कार्य करता है? तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के विभिन्न क्षेत्रों के बीच में पदार्थों का परिवहन करना है तो वहां पर चैनल का काम करेगा अंतःप्रदेवी जालिका। ER जो एक झिल्लीदार नेटवर्क होता है, और ये प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण और कोशिका में परिवहन का कार्य यहां पर किया जाएगा। और बाकी सूत्र कणिका आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा उत्पादन का हो जाएगा। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए भोजन बनाता है। लाइसोसोम है अपघटन के लिए या फिर पाचन के लिए काम आता है। अगला सवाल है 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और स्लाइडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिया था। स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है, जीवित कोशिका बाद में की थी, 9 साल बाद 1674 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली को पार कर सकता है? विसरण द्वारा कौन सा पदार्थ कोशिका झिल्ली को, विसरण जैसे गैसें हैं, विसरण गैसें है ना, वो विसरण द्वारा आवागमन करती है। तो गैस इसमें कौन सी दिख रही है आपको? ऑक्सीजन दिख रही है। तो 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये विसरण द्वारा झिल्ली पार करती है।
ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल ये बड़े अणु है, ये विसरण से नहीं जा सकते हैं, बड़े अणु है, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है? 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना। तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में टूट रहे हैं, यानी पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये चीज कहां पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, गोल्गी उपखंड में, कोशिका धैर्य में। तो मैं आपको पूरी रिएक्शन बता देता हूं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रिया होगी कोशिका द्रव्य में होगी, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव्य करेक्ट हो जाएगा। तो कोशिका द्रव्य में किस में कन्वर्ट होगा? पायरुवेट में। पायरुवेट में, पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं, साथ में इसमें कन्वर्ट होगा ना ये ग्लूकोज पायरुवेट में, तो ऊर्जा भी निकलेगी यहाँ पर, साथ में ऊर्जा भी है। अब पायरुवेट आगे चलकर, पायरुवेट जब आगे जाएगा उसमें 3 रिएक्शन होगी। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, O2 नहीं होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और यीस्ट में, किसमें? यीस्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और यीस्ट में होगी तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप इथेनॉल बोलते हो, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड होगी और ऊर्जा भी। ठीक है, ऊर्जा भी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, तो इथेनॉल में 2 कार्बन है, 2C, मेथेनॉल, एथेनॉल। उसके बाद ये ऑक्सीजन का अभाव यदि हमारी पेशी कोशिका में, O2 नहीं होती है और अपनी पेशी कोशिका में, ये तो यीस्ट में हुई थी, अल्कोहल बदला, अपनी पेशी कोशिकाओं में पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में? तो वो होगा लैक्टिक अम्ल में। अपने जो शरीर में दर्द होता है ना, काफी बार खेलते हैं और एक दिन ही खेला, दूसरे दिन दर्द होगा मांसपेशी में, क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में वहां पर शोषण हुआ है। साथ में ऊर्जा भी मिलेगी भाई, तुरंत ऊर्जा चाहिए। यहाँ पर 3 कार्बन अणु होगा लैक्टिक एसिड में। यदि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाए तो अभिक्रिया, उपस्थिति में हो जाने के केस में क्या होगा? एक तो ये CO2 में कन्वर्ट होगी, एक आपका जल बनेगा, एक आपका ऊर्जा बनेगी। O2 की उपस्थिति में ये चीज बनती है, ग्लूकोज का किस प्रकार विखंडन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। अब एक पॉइंट और यहां पर भूल गया मैं, काफी कैंडिडेट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया टिक कर सकते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये थर्ड स्थिति है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मिलती है अपन को। ठीक है, और शुरुआत में ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और इसमें 6 कार्बन 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुवेट फिर 3 अलग अलग पाथवे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक तो यीस्ट में अल्कोहल में बदलेगा, पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल में बदलेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो वो आपको CO2H2 ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पादप कोशिकाओं की रसधानी में संचित नहीं होता? पादप कोशिका की रसधानी में एक तो पानी होता है, उसके बाद शुगर भी संचित नहीं होता, ये आपको पूछा ना। तो शर्करा, तो इस सवाल में मिस्टेक हुई थी, रेलवे ने इसमें शायद शर्करा करेक्ट माना था और इसमें गलत है। शर्करा भी होती है रसधानी में। रसधानी या पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थों को संग्रहित करती है ना, उसमें आपका एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल है तो प्रोटीन है ही है, ये तो आपको पता, दोनों है। एमिनो अम्ल, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एमिनो एसिड तो होता है, और क्या होता है? साथ साथ यहाँ पर खनिज लवण भी होते हैं। तो ये सारी चीजें होती है इसमें। और पूछा कौन सी नहीं होती है, तो ये निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है? झिल्ली किसमें नहीं होती है? तो झिल्ली का अभाव होता है, देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली दोनों होती है। जंतु कोशिका में होती है, कवक कोशिका में होती है। तो क्षेत्र का आपका विषाणु करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विषाणु में झिल्ली का अभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है? कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव किसमें बनेंगे? अब विखंडन की जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, ये एक कोशिक जीव में होती है। किसमें होती है? एक कोशिक जीव में। ये भी इजी सवाल एलपी में आ गया था। एक प्रजनन विधि जिसमें एक ही जनक संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे कहा जाता है। एक ही जनक से, जैसे नर मादा 2 जनकों की आवश्यकता नहीं है, एक ही जनक से संतान हो रहा तो उसे अलैंगिक जनन कहेंगे आप। तो ये अलैंगिक जनन की ही डेफिनेशन है। इतना इजी सवाल कह दिया। निषेचन में तो क्या है? अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, वो निषेचन है, यानी नर मादा दोनों यहाँ पर जनक चाहिए। यही तो आपका लैंगिक जनन है। पेड़ पौधों में ये चीज होती है तो उसे आप परागण कहते हो। ठीक है, जिसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों जरूरी। अब यहां पर अगला सवाल 79। निम्नलिखित में से कौन सा समसूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन का पहला चरण है जो अंतर पक्षावस्था के S और G2 चरणों के बाद आता है? ये देखिए एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये एनटीपीसी में पूछा है। और बाकी जो आपके एनसीईआरटी के 10 तक के सिलेबस में दे रखा है ना, वो सारी चीजों में ये सवाल नहीं आया है। तो थोड़ा एडवांस लेवल का सवाल इसमें पूछा है।
तो 79th का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो मैक्सिमम ने इसको गलत किया, पूर्वावस्था में हो जाएगा। समसूत्री विभाजन की फेजेज है, केंद्रक विभाजन का पहला चरण है जो अंतर पक्षावस्था के एस और G2 चरणों के बाद आता है। तो ये आपका, अब यहां पर अपन यदि समसूत्री विभाजन मीटोसिस को बात करें, इसमें वैसे तो होते हैं दो मुख्य चरण होते हैं, एक आपका इंटरफेज हो जाएगा, इंटरफेज, और एक आपका हो जाएगा एम फेज। और ये जो बात हो रही है ना एस और G2 की, तो G1 एस और G2 ये इस इंटरफेज में आते हैं। और एम फेज बात की, एम फेज में आप देखेंगे तो उसमें एक तो केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका दैरों का विभाजन आता है। तो एम फेज में आप देखेंगे यदि केंद्रक विभाजन की बात करेंगे तो उसमें प्रोफेज आता है, जिसे आप पूर्वावस्था कहते हो। इस पूर्वावस्था से पहले ही इंटरफेज के चरण आ जाएंगे, G1 एस G2 आ जाएंगे। एस और G2 चरण के बाद ये चीज आ जाएगी आपके पूर्वावस्था, जैसे आप प्रोफेज कहते हो, जो केंद्रक विभाजन के दौरान आपको देखने को मिलती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है? इतना इजी सवाल, कोशिका दे दी। जीवन की सबसे छोटी इकाई है, एक कोशिका जीव आप देखते हो ना। अब जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, रसस्थानी, ये कहीं ना कहीं कोशिका के ही अंग है। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया, यह अध्ययन कहां किया गया था? तो ये CSIR यानी आप कहेंगे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इनके वैज्ञानिकों ने भारत के लक्षद्वीप में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विघटित हो जाते हैं? तो ऊर्जा यहां पर श्वसन में अपन को मिलती है ग्लूकोज की माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के फॉर्म में। तो 82 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है, कोशिका विज्ञान हो जाएगी। 83 का इतना इजी सवाल यहां पर पूछ लिया। अब बाकी आप देखेंगे, कोशिका विज्ञान है, साइटोलॉजी है, एटमोलॉजी कीट विज्ञान है, होमोप्लास्टिक सदस्य है। नेक्स्ट 84th देखते हैं, सवाल नंबर 84th। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए अन्य शब्द क्या है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए अन्य शब्द की बात हो रही है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी। 84 का पुनर्संयोजित DNA प्रौद्योगिकी करेक्ट हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी हो जाएगा। और ये आपका NTPC 2016 में आ रखा है। कोशिका का एक प्रकार का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, ये किसी भी बाह्य पदार्थ के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं का पाचन करके कोशिका को साफ रखने में, तो कोशिका में जो पाचन का कार्य, साफ सफाई का कार्य, अपशिष्ट निपटान तंत्र है, वो आपके लयन काय है, वो आपका लाइसोसोम है। इजी सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा उत्पादन करती है। लवक यहां पर बात करेंगे प्लास्टिक फोटोसिंथेसिस के लिए। गोल्जी है, पैकेजिंग का काम करता है। तो ये सभी NTPC के सवाल है, थोड़े NCERT से हटकर फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण समसूत्रण की किस अवस्था का निर्माण करता है? तो समसूत्री विभाजन की जो अवस्थाओं के बारे में इससे ऊपर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मध्यवर्ती पट्टिका पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण, कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण हो जाएगा आपका 86 का डी, यानी मध्यावस्था, मध्यवर्ती पट्टिका पर मध्यावस्था में ये हो जाएगा। ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें होते हैं पाचन एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम क्या काम करते हैं? मान लेते हैं कभी आपकी कोशिका को चोट आई है, नुकसान पहुंचा है, तो कोशिका जब क्षतिग्रस्त होती है और लाइसोसोम अंदर चोट आने पर फट जाती है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं, फटने के बाद इसके जो पाचक रस हैं वो कोशिका में फैल जाते हैं और अपनी कोशिका को ही पचा लेते हैं, खा जाते हैं, तो इसीलिए इसे आत्मघाती कहते हैं। एक सामान्य मनुष्य में अलिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो अलिंग गुणसूत्र का पूछा है। एक तो होता है लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ा होता है, और अलिंग होते हैं 22 जोड़े, यानी 44 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ों की बात हुई तो 22 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। रेशम के कीटों और मेंढक के लार्वा का वयस्कों में तीव्र परिवर्तन से होने वाले रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ये भी इंपोर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी के फैक्ट से ही। इसे आप बोलते हो कायांतरण। क्या बोलते हो? कायांतरण। किस प्रकार मेंढक के लार्वा से वयस्क मेंढक बना है, तो ये पूरी कायांतरण की इसे कहेंगे। धीरे धीरे अलग अलग फेजेज में ये लार्वा से मेंढक
बना है, या फिर इससे पहले बीच में टेडपोल की अवस्था आती है और लास्ट में वो वेस्कमेटिक बनता है, तो ये कायांतरण है। मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीडी के पादप को स्वपरागित किया गया तब जीन प्ररूप का अनुपात क्या था? तो बात हो रही यहां पर F1 पीडी के स्वपरागण की। तो F1 पीडी पहले प्राप्त करते हैं, तो यहां पर लंबा और बौना पौधों की बात करते हैं। एक तो आपका टी पौधा, एक आपके बौने पौधे। तो F1 पीडी में जब इनका अपन परागण कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टी और टी। ये आपका लंबा ही होगा, दिखने में ये लंबा ही होगा फिनोटाइप, ठीक है। अब इनका अपन स्वपरागण कराएंगे, यानी इनके बीच में आप क्रॉस कराएंगे। स्वपरागण का मतलब एक ही पौधे का, पौधा एक ही है, उनका फूल एक फूल का हो सकता है वर्तिकाग्र पर जा रहा हो, या फिर एक ही पौधे के दूसरे फूल पर हो रहा, वो स्वपरागण है। अब इनके मध्य क्रॉस कराना है, F1 पीडी का स्वपरागण कराना है। तो आपके पास युग्मक कौन से हैं? एक तो आपका ये है टी, एक ये टी, क्योंकि यही तो है आपके पास। दूसरा यहाँ पर टी और टी। इनको आप जब कराएंगे क्रॉस तो आपको क्या मिलेगा? ये चीजें मिलेगी आपको, टी टी हो जाएगा, इनका टी टी और टी टी हो जाएगा। चलिए इसको मैंने बड़ा पहले लिखना है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये लंबा दिख रहा है। प्रभावी लक्षण यहाँ पर टी कैपिटल है, ये दोनों ही प्रभावी है। इसमें एक प्रभावी एक अप्रभावी, दोनों ही लंबे दिखेंगे यहाँ पर भी। ये लंबा लंबा और ये लंबा, ये आपका बोना हो जाएगा। तो 3 लंबे 1 बोना, ये अनुपात होता है फिनोटाइप, जो एक्चुअल में आपको देखते हैं बाहरी। और जो जीन इसके अंतर्गत देखेंगे तो जीन में ये लंबा 1 है, एकदम शुद्ध लंबा टी, ठीक है। और यहाँ पर संकर लंबे हैं, ये संकर लंबे कितने? 2 है, शुद्ध लंबा 1 है, और पूरा शुद्ध बोना कितना? 1 है। तो 1 2 1 का अनुपात यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 2 1 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में आप रेशियो देखते हो 9 3 3 1 का देखते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। और यहाँ पर ऊपर अपन ने बात की थी, ये डाई हाइब्रिड नहीं था, मोनो हाइब्रिड था। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, अधिकांश प्रोकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक है, केंद्रक झिल्ली, यहाँ पर एक तरीके से झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगी। तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा कोशिकीय घटक केंद्रक झिल्ली नहीं होगी? राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में, कोशिका दैर्घ्य भी होता है, कोशिका भित्ति भी मिल जाती है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, बिना झिल्ली का केंद्रक होगा। तो 92 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्पप्रासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाएं आकार और आकृति में विस्तारित हो जाती है। 2022 ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी आपके? बी, प्रासरण हो जाएगा। प्रासरण के द्वारा यहाँ पर जो अंदर जा रहा है, जीवित कोशिकाओं में जो विलयन में से लिक्विड अंदर जा रहा है, अल्पप्रासारी विलयन है, तो प्रासरण हो जाएगा। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? लिंग का एक ही होता है। अलिंगी आपने ऊपर देखा होगा 22 युग्म होते हैं। जोड़े की बात हो रही तो एक होगा। 95 देखते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय हो पाता है। गैसों का विनिमय दोस्तों सभी को पता है, विसरण द्वारा होता है। ग्रुप डी 2022 में आ रखा है, ठीक है। गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। और द्रव्य है तो प्रासरण। किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, रिपीटोरा ग्रुप डी में भी आया है, एटीपी को कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना का निर्माण है। तो प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य घटना किसका निर्माण है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरएनए होता है इसमें, एमआरएनए मैसेंजर, एमआरएनए कॉपी का निर्माण। यानी जो एमआरएनए होता है ना, वो ही प्रोटीन बनाने का एक टेम्पलेट बनाता है। उत्परिवर्तन आनुवांशिकी नहीं है, उत्परिवर्तन आनुवांशिकी नहीं है। कौन सा उत्परिवर्तन? कायिक, कायिक और निवेशन, द्विगुणन, विलोपन, कायिक हो जाएगा आपकी। कायिक कोशिकाएं जो शरीर की सामान्य कोशिकाएं होती, उसमें होने वाला चेंजेस आगे की पीढ़ी में नहीं जाता है, वो आनुवांशिक नहीं है। बाकी आप देखते हो यहाँ पर विलोपन, निवेशन, द्विगुणन, ये आनुवांशिक स्तर पर डीएनए में परिवर्तन करते हैं। तो सी करेक्ट हो जाएगा 98 का। यहां पर पूछा है उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। तो आप देखते हो यहाँ पर उत्तक टिश्यूज की बात होती है। जीवित कोशिकाएं किसमें होती है? जीवित कोशिकाएं पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा होती है। स्क्लेरेनकाइमा में मृत होती है। तो पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये जो दे रखा है ना स्क्लेरेनकाइमा, इसमें मृत होती है।
पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो पादप ऊतक होते हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। स्क्लेरेन्काइमा की मृत होती है, जो पादप ऊतक में इनकी जीवित होती है। इस वीडियो का अंतिम सवाल, विशेषता प्रबल होती है और इसे F1PD में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। कौन सी विशेषता F1PD में आपको देखने को मिलती है? तो ये आपकी हो जाएगी प्रभावी विशेषता प्रबल होती है, प्रभावी लक्षण। और F1PD में आपको देखने को मिलता है प्रभावी, जो भी है ना, तो मेंडल के प्रयोग में प्रभावी लक्षण F1PD में दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण दब जाते हैं। ये चीज, ठीक है। तो ये प्रभावी वंशागति तो सामान्य शब्द है, अप्रभावी नहीं, प्रभावी हो जाएगा। 100 का आपका विकल्प सी करेक्ट है। अब अपन अगले वीडियो में कोशिका के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अभी 39 सवाल बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह है, ये तो आप बुक अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। बाकी जो साइंस की ई बुक है, एनसीईआरटी बेस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपना कॉस्ट भी अवेलेबल है टॉप 10 जीके ऐप पर, पूरा 100% एनसीईआरटी। इसमें आप देख रहे हो एनटीपीसी वगैरह के क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी बेस्ट नहीं है। आपको ग्रुप डी में पूरे एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आप हमारे कोर्स में देख सकते हो। और बाकी जल्दी अपन 10 से 15 दिन के अंतर्गत 2022 ग्रुप डी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट्स डिटेल में इसकी पीडीएफ है, ई बुक फॉर्म में डालने वाले हैं। तो वह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाना। मिलते हैं नए वीडियो।